नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं समुद्री तूफान बिपरजॉय की। कल गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 70 किलोमीटर की रफ्तार से दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कल उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान जताया है। सौराष्ट्र और कच्छ में अब भी बारिश जारी है। कल रात तूफान के लैंडफॉल के गुजरात के तमाम तटीय जिलों में तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिसने सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। 22 लोगों के घायल होने और 23 मवेशियों के जान जाने की खबर है। 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। साथ ही करीब 1000 गांवों में बिजली गुल हो गई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान के तट से टकराने के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के मुताबिक गिर के शेरों की सुरक्षा को लेकर भी पीएम मोदी चिंतित दिखाई दिए। और तूफान से मांडवी के निचले इलाकों पर ज्यादा असर हुआ है। वहां के हालात के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। जी देखिए, मैं गुजरात के मांडवी इलाके में मौजूद हूं और बारिश तो रुक गई है, लेकिन जो तूफान है उसका असर आप यहां पर देख सकते हैं। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी पूरी तरह से अब भी मौजूद है और इसका असर यहां के यातायात पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां आ रही हैं तो कई गाड़ियां रुक जाती हैं और ये जो है ये मेन मुख्य रास्ता है। हमने रिपोर्टिंग भी की है जब हम इसके अंदर गए हैं। यहाँ पर अंदर जो बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर यहाँ तक भी पानी मौजूद है, यानी कमर से ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अंदर जो घर हैं, लोग हैं, उन पर पड़ा है। अब आप सोचिए कि जो बारिश रुक गई है तो लेकिन पानी अब तक नहीं उतर पाया और इसके लिए जब हमने बात की तो कहा यह गया कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक निचला इलाका है। ऐसे में कहीं ना कहीं पानी यहाँ से समुद्र की तरफ जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे दूसरे कहीं इलाके में जाने हैं, जब कोई जानकारी भी मिलती है, कहीं से भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह जो समुद्री तट के पास निचले इलाके हैं वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। तो रिस्क क्योंकि हम ले नहीं सकते और कहीं कहीं कमर से ज़्यादा पानी है, तो ऐसे में जो यातायात है उस पर पूरी तरह से इसका असर पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखें जो तूफान है उसके बाद जो आफ्टर मैथ था वो देखने मिलता है। ऊपर के जो यहाँ पर छत थे वो टूट गए हैं, नीचे भी आपको सामान गिरा हुआ और नज़र आएंगे। तो ज़रूर तूफान यहाँ से गया है, लेकिन उसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा। जो पानी है, जल जमाव यहाँ पर है, तो आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ने का खतरा और ये पानी जाने के बाद जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चुनौती अब बरकरार रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। कल से ही यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों को अलग अलग परेशानियाँ हो रही हैं, पानी की भी किल्लत हो रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। कल सुबह से ही बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी और अब भी बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि कई जगहों पर, जैसा कि आपने भी कहा, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं, तो उसका काम जारी है। लेकिन क्योंकि हवाएं इतनी थी कि कई जगहों पर पेड़ बिजली के खंभे पर गिरे हैं, तो कई जगहों पर पेड़ अब भी उस पर लटके हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो बिजली है उसे फिर से शुरू करना है और ऐसे में कहीं और रिस्क ना है इसका भी ख्याल रखना है क्योंकि बारिश तो हो रही है बीच बीच में, भले ही तेज़ हवाएं क्यों ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्योंकि एक सारा काम करना पड़ रहा है तो समय लग रहा है क्योंकि प्रशासन एक ही है या जितने भी उनके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो वो पेड़ काटेंगे, पेड़ को एक तरफ कर रहे हैं, कहीं पर इस तरह से जल जमाव हुआ है तो पानी निकालने का काम कर रहे हैं, कहीं पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, कहीं पर बिजली का काम कर रहे हैं। और क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है इसलिए भी समय लग रहा है। लेकिन यह माना जाए कि आने वाले 1 से 2 दिन में, कम से कम 1 से 2 दिन में ये जो बिजली है उसे बहाल कर दिया जाएगा, ये उनका कहना है। और ये कब तक होता है ये देखना अहम होगा क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत भी पड़ती है तो दुकानें बंद हैं तो और लोग नहीं निकले हैं बाहर या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। अगर मजदूरों को भी ज़रूरत पड़ती है तो इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था की जानी है। बहरहाल जो तूफ़ान है वो गुजर चुका है, लेकिन जो तूफ़ान का असर देखने मिल रहा है। और तूफान के दौरान राहत और बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने एनडीटीवी को बताया कि बिपरजॉय के तट से टकराने के बाद किसी की भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों की मौत हुई वो तूफान के लैंडफॉल से पहले हुई।
साइक्लोन बिपरजॉय की रफ्तार घटती जा रही है और जिन इलाकों में लैंडफॉल हुआ, आई ऑफ द साइक्लोन ने कोस्टल एरिया को हिट किया, वहां पर नुकसान हुआ है। मेरे साथ एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जान माल का क्या नुकसान हुआ है, आपका क्या असेसमेंट है और किन इलाकों में आपका अभी फोकस है राहत बचाव का? एक दुखद लॉस 2 ह्यूमन लाइफ्स का लैंडफॉल से पहले हुआ, लेकिन तैयारी का फल ये रहा कि लैंडफॉल के बाद में कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है। 23 लोग घायल हुए हैं। प्रॉपर्टी डैमेज में कहें तो 500 के करीब घर डैमेज हुए हैं जो कच्चे थे या हट्स थी। पेड़ गिरे हैं 800 के आसपास जिनको हम क्लियर कर रहे हैं, और कोई हज़ारे गांव ऐसे हैं जिनके बिजली डिस्टर्ब हुई है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे भी असर पड़ा है, बिजली की सप्लाई का आपने जिक्र किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी प्रभावित हुआ लैंडफॉल के दौरान? सेलफोन कवरेज बहुत प्रभावित नहीं हुआ, सेलफोन कवरेज यथावत रहा। ट्रैफिक भी काफ़ी नॉर्मल रहा क्योंकि जो पेड़ गिरे हैं उनसे बहुत सड़कें ब्लॉक नहीं हुई हैं, तो सिचुएशन नॉर्मल के नज़दीक है और आशा है कि अगले 24 घंटे में हम इसको पूरा नॉर्मल कर पाएंगे। नॉर्मल। तो जितने भी ये पेड़ गिरे हैं, जो सड़कें अभी बंद हो गई हैं, उनको क्लियर करना आपकी प्राथमिकता है अभी? हाँ, वो प्राथमिकता है अलॉन्ग विद एसटीआरएफ एंड अदर एजेंसीज, लेकिन ये भी प्राथमिकता है कि जो भारी बारिश होने का एक फोरकास्ट है उसमें हम तैयारी रखें, कहीं फ्लडिंग होती है तो वहाँ रेस्क्यू कर पाएँ। एक आखिरी सवाल, साउथ राजस्थान में आपने कहा कि आपकी टीम तैनात है, वहाँ भी बहुत भारी बारिश, बहुत इलाकों में अभी हो भी रही है बारिश, तो जल जमाव का लेकर क्या अभी स्थिति है और बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो आपकी क्या तैयारी? अभी तक वहाँ बारिश बहुत भारी शुरू नहीं हुई है। आफ्टरनून का एक फोरकास्ट है वहाँ बारिश शुरू होने का, उनसे हम इन टच हैं राजस्थान सरकार से, उन्हीं से बात करके हमने एक टीम वहाँ पहले से उपलब्ध की हुई है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तूफान के चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। जखाऊ के राहत कैंप में कुछ लोगों से बात की हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने। माता जी, आप कहाँ से हैं? आप लाइजास घर में क्या हुआ आपको? यहाँ बता परिवार से हमारा बता क्या हो गया? यहाँ थी आपका घर टूट गया है? हाँ, बता टूट गया घर, काहे न हम टूट गया, काहे न थी लेके आए ट्रैक्टर लेके आए पर छोकरा ने चढ़ाया मुँह से काहे न थी। आपके परिवार वाले ठीक हैं? परिवार पता ठीक रह गया, तो आप पत्थर जो उठ गया, डेला मकान उठ गया, काहे न थी मकान हम पूरा मकान उड़ गया आपका? पर पूरा मकान उड़ गया, काहे न थे तो निसार गया, यहाँ निसार ऊपर बॉडी ऊपर। आपका नाम के छो? बच्ची बहन बच्ची बहन उम्र कितना होगा? उम्र तो 50 साल 45 खनों से। आप लोग का घर का क्या हुआ, मुझे बताइए पूरा। घर तो घर मड़े ओडी गया की नहीं रे, घर से पत्रा मड़े ओडी गया, मकान मड़े की नहीं मड़े ओडी गया। आपका कच्चा मकान था? पक्का मकान था, कच्चा था मकान था, बता उठ गया। पक्का मकान था? हाँ, पक्का वो भी टूट गया? बता टूट गया है, क्या नहीं बामुर टूट गया। बता कल कितने बजे हुआ ये, आप मुझे बता पाएंगे किस समय पर हुआ है? 12 बजे थी तो नहीं 12 बजे 12 बजे। और अभी क्या आप लोग अपने साथ क्या सामान ला पाए हैं, इनसे पूछिए। લુગડા પહેરે લુગડા આયા બેન, કાઈ નથી ઘરનું કાઈ હોય તો અમે લઈને અહીં આવીએ ને બેન, શું કાઈ નથી લે છોકરા લઈ આવ્યા ખાલી, બીજું કાઈ નથી લઈ આવ્યા। बच्चों को लेकर आप आए हैं बस? सामान सब रह गया? હા રહી ગયા, सब कीमती सामान, पैसे वैसे सब रह गया? બધું રહી ગયું, કાઈ નથી આ છોકરા લઈને આવ્યા ખાલી। आपका क्या नाम होगा? मेरा लीला बेन। रीना बेन, आप मुझे बता रहे थे कि आप ओढ़ने के लिए कपड़े भी कुछ नहीं लेकर आए और कुछ भी नहीं ओढ़ने का कुछ भी नहीं है, और पहले बच्चे भी ऐसे हैं, और सब कच्चा मकान था वो भी हमारा गिर गया, और सब नरिये सब उड़ गए, सब ऐसा बिखरा पड़ा है, और सब जगह ऐसे पैर पड़ा है पीछे। घर में पैसे भी होंगे वो भी सब बह गए? सब बह गए, ऐसा है। बिपरजॉय समुद्री तूफान का असर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी पड़ने की आशंका है। यहां के 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूरे सीजन की बारिश हो सकती है। साइक्लोन बिपरजॉय जो है अब वो राजस्थान की तरफ आ रहा है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा जी, जो जयपुर में मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। राधेश्याम जी, अब जो साइक्लोन है सौराष्ट्र से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या प्रिडिक्शंस है, जरा बताइए।
देखिए मैप के थ्रू यदि देखें तो अब ये साइक्लोन जो है वो फिलहाल गुजरात के कच्छ और कच्छ के जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पे एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बना हुआ है। और अगले 6 से 7 घंटों के बीच यदि देखेंगे तो ये सिस्टम लगातार जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और साथ ही साथ इसकी जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म से आप देखें आज शाम के समय तक ये डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए आज रात के समय यदि देखेंगे तो ये डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सर डिप्रेशन क्या अर्थ होता है, मतलब कितनी बारिश हो सकती है और उसमें जो विंड स्पीड है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो विंड स्पीड क्या रहती है और थोड़ा सा मैप पे भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप अब ये जो विंड का जो यदि आप डायग्राम देखेंगे इसी के साथ में, तो आप देखिए कि जैसे जैसे ये सिस्टम का इंटेंसिटी कम हो रहा है कि जो गस्टीनेस विंड है वो भी अकॉर्डिंगली कम हो रही है। तो साइक्लोन से नेक्स्ट जो इंटेंसिटी जब स्टेप डाउन होगा ये सिस्टम तो डीप डिप्रेशन बनेगा और उस दौरान विंड की जो स्पीड है वो 50-60 किलोमीटर के नीचे जो है वो दर्ज होगी। और जो अगले 6 से 10 घंटों में देखेंगे तो सिस्टम डीप डिप्रेशन से और 1 स्टेप डाउन होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। तो एसोसिएटेड जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली कम होगी। देखिए राजस्थान में ये सिस्टम जो है वो 16 तारीख को दोपहर या शाम के समय जैसे ही साउथ वेस्ट राजस्थान के करीब होगा तो भारी बारिश का जो दौर है वो साउथ वेस्ट राजस्थान के मैप के जरिए यदि देखें तो जो जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद और पाली के ये जो साउथ वेस्ट राजस्थान, जोधपुर और उदयपुर डिवीजन की तरफ के हैं वहां पे भारी बारिश का दौर आज 16 जून से ही शुरू हो जाएगा। 17 जून को यदि देखेंगे तो मैप के जरिए आप देखिए कि जो भारी बारिश का जो एरिया है वो आगे की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अजमेर डिवीजन के साथ साथ उदयपुर संभाग के इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकती है। और अमाउंट वाइज यदि देखें तो 200 mm के आसपास भी ये जो पाली और जो राजसमंद, सिरोही के आसपास का इलाका है यहाँ पे 17 जून को दर्ज हो सकती है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त हिंसा हो रही है। दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसाग्रस्त इलाके में आज राज्यपाल पहुंचे। आपको बता दें कि कल दक्षिण 24 परगने के भांगर में हिंसा हुई थी, वहां पर आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दौरा किया। कल पंचायत चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था। हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त है। उसने आदेश दिया है कि 48 घंटों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। साथ ही वहां पर आपको बता दें कि कई इलाकों से हिंसा की खबर आई है। I happen to see some places where unfortunate incidents of violence was there. I could interact with the victims, some of them, and also with the local people. This was a fact-finding, data-gathering period for me. I have made my own inferences from what has happened. I would like to take further action based upon an objective analysis of what I have seen, what I have heard, what I have analyzed, and what I have experienced. वहीं ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है। मैं पूछती हूं कि सीपीएम के राज में कौन सी शांति थी? আর আজকে তোমরা বলছো বাংলায় শান্তি নেই। কিসের শান্তি? সিপিএম এর আমলে কোন শান্তি ছিল? শ্মশানের শান্তি। কংগ্রেস অনেক রাজ্য চালিয়েছো। সিপিএম এর সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর। আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो
हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस आज भांगर के विजयगंज बाजार पहुंचे हैं। कल यहां पे हिंसक स्थिति बनी थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान जब यहां पे गाड़ियां जला दी गई थी और कई गाड़ी जला दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी धुआं निकल रहे हैं। जो गाड़ी कल जलाया गया था यहाँ विजयगंज बाजार में, नामांकन के समय ये हिंसक घटना घटी है। आज यहाँ पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हैं स्थिति का पूरे तरीके से देखने क्या स्थिति है। लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे पूरी तरीके से जल चुके हैं और अभी भी यहाँ से इस गाड़ी के जो बचे कुचे जो हिस्सा है वहाँ से धुआं निकल रहे हैं। इसको कल यहाँ पे आग लगा दी गई थी। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस स्थिति का पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए। क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। नामांकन के प्रक्रिया के दौरान कैसे यहाँ पे हिंसा हुए थे। यहाँ पे गाड़ी अभी भी जल रहा है और धुआं अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन राज्यपाल अब यहाँ पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने। वो अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं वो यहाँ भांगौर के विजयगंज बाजार पहुंचे। सर, व्हाट हैव यू सीन सर? इफ आई कैन जस्ट आस्क यू वेरी क्विकली सर। सर वेरी क्विक सर, बाइट दे रहे हैं सर, देखो ना बाइट दे रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर। महाविद्यालय जाएंगे, वहां मीडिया में सबको बाइट दे देंगे। Sir, okay, so the governor is expected to brief the media at the college here, and of course he's saying something. We'll try and get a bite from the governor, but of course he's gone into the vehicle. But here, of course, the governor arriving. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे देखिए आप अभी भी गाड़ी जल रहा है, लेकिन राज्यपाल अब इस वक्त यहाँ से निकल रहा है। पश्चिम बंगाल के भांगर के विजयगंज बाजार से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, तो जरूर देखें 17 जून दिन भर। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली। रत्नेश सदा लगातार तीसरी बार सोनबरसा विधानसभा से जीते हैं। कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। संतोष मांझी की जगह रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि संतोष मांझी बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे, इसीलिए उन्हें विलय करने या फिर अलग होने को कहा था। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए नहीं तो अलग होइए। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। आज उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई दी। ये तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया है कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा तभी जाके आप बीजेपी से मुक्ति मिलेगी।